हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 2। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1, चैप्टर 11, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। होपफुली वो सारे ही रिवीजन अपने वीडियोस देख लिए होंगे, राइट। चैप्टर 2 है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। काफी छोटा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, पर इसका वेटेज काफी ज्यादा है। 8 to 12 मार्क्स के लिए ये सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। इतना वेटेज होने के बावजूद मतलब इसमें डिफिकल्टी टेक्निकलिटीज इतनी नहीं है, तो आपको ये चैप्टर तो करके ही जाना चाहिए। ये आपके लिए कैश मार्क्स बन सकता है, राइट। तो चलिए फटाफट वो रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ये आपको ये जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उनके लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 25 अप्रैल 2024 से पहले अगर आपने वो नोट्स डाउनलोड की है किसी वीडियो में से, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप फिर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, राइट। ये जो आपको चैप्टर 2 दिया हुआ है, ये पेज नंबर 12 पर है। इस नोट्स पर ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम 8 to 12 मार्क्स का वेटेज है। जो स्ट्रेटेजी है मतलब कि उसमें मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं कि कौन से रिसोर्सेज होंगे, उसको कब वो क्लाइंट के ऑडिट में लगाया जाएगा, राइट। क्या कब डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू वगैरह किया जाएगा, राइट। वो सारी चीजें, बड़ी बड़ी बातें डिसाइड की जा रही है कि कब क्या होगा, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। वो स्ट्रेटेजी के बेसिस पर जनरली प्लानिंग बनाया जाता है। तो प्लानिंग है वो डिटेल्ड होता है कंपेयर टू स्ट्रेटेजी। वो प्लानिंग में कौन से एरियाज में कौन सा पर्सन काम करेगा, उस एरियाज के लिए कितना टाइम जाएगा, वो कब एरिया को कब चेक किया जाएगा, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होगी, वो जनरली ऑडिट प्लानिंग में कवर अप होता है। ऑडिट प्लानिंग से भी डिटेल्ड होता है ऑडिट प्रोग्राम। वो स्पेसिफिक एरिया जो है, उस एरिया में क्या क्या प्रोसीजर्स करेंगे, कितने एक्सटेंट तक चेक किया जाएगा, राइट। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस क्या होंगे, वो सारी चीजें ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन की जाती है। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो ब्रॉडर होती है, बट वो जनरल होती है। ऑडिट प्लानिंग जो है वो उनसे स्पेसिफिक और डिटेल्ड होता है, और ऑडिट प्रोग्राम है वो काफी डिटेल्ड होता है, वो पर्टिकुलर आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बनाया जाता है, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स क्या है वो हमें इन डिटेल समझने हैं। यहाँ पर ऐसे 300 है वो कवर अप होने वाला है, तो चलिए वो समझते हैं फटाफट। सबसे पहले मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर प्लानिंग। प्लानिंग के पहले हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी रहेगी। प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ द टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग से पहले हमें कुछ चीजें कर लेनी चाहिए ताकि हमारा जो प्लानिंग है वो अच्छे से हो पाए, प्लानिंग हम परफेक्टली कर पाए, राइट। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, उसके एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। हम जनरली जो ऑडिट प्रोसीजर करते हैं उसमें सबसे पहले रिस्क असेस करते हैं और उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं। जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है वो जनरली पहले परफॉर्म की जाती है, उसके बेसिस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे करनी है उसका प्लानिंग बनाया जाता है। Obtaining a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with the framework. लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या क्या एप्लीकेबल है उस एंटिटी को, उसके हिसाब से हमारा प्लानिंग है वो अच्छे से हो पाएगा। तो वो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो लेनी है, राइट। और वो किस तरह से वो फ्रेमवर्क है वो कंप्लाई करते हैं वो भी हमें समझना होगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी मतलब कि क्या चीज़ है वो इंपॉर्टेंट होगी, राइट। कौन से मिसस्टेटमेंट मटेरियल कह जाएंगे, आपको कितना चेक करना है, तो उसके लिए मटेरियलिटी है वो इंपॉर्टेंट है, जो हम चैप्टर 3 में रिवाइज करेंगे। ऐसे 320 है, तो मटेरियलिटी के बेसिस पर प्लानिंग अच्छे से हो पाएगा, ताकि कितने कौन सा एरिया है वो मटेरियल है वो हमें पता चल पाएगा, राइट। उसमें कितना एक्सटेंट चेक करना है, जो मटेरियल होगा वहां पर हमें ज्यादा चेक करना होगा, इसलिए मटेरियलिटी डिटरमाइन करना जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, कौन सी जगह पर एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर इन्वॉल्व करना जरूरी होगा एक्सपर्ट्स को, तो वो भी हमें डिटरमाइन करना होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है वो परफॉर्म की जाएगी। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए जो जनरली प्लानिंग से पहले परफॉर्म करना चाहिए। एनालिटिकल प्रोसीजर एट द रिस्क असेसमेंट, जो भी एंटिटी को लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे और वो किस तरह से कंप्लाई हो रहा है वो हम देखेंगे। मटीरियलिटी डिटरमाइन करेंगे, एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं वो डिटरमाइन करेंगे, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ये एमटीपी 2 में पूछा हुआ है, आपको पी एग्जाम में पूछ सकता है। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, जो भी एंगेजमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज करना जरूरी है, वो करने के बाद ही हमें एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, एंगेजमेंट के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, और वो हमारा प्लानिंग के लिए भी बेस बन सकता है, तो ये नेसेसरी है। यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं वो चैप्टर 11 से जुड़े हुए हैं, राइट। चलिए वो देखते हैं।
The auditor consider whether relationship with the client should be continued and whether ethical requirements including independence to continue to be complied with. हमें कोई भी जो क्लाइंट है अगर हमें पहली बार मिल रहा है राइट, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, वो हमें पहले डिसाइड करना होगा, ये रिक्वायरमेंट है राइट। उसके लिए हमें इंटीग्रिटी है या नहीं वो चेक करनी होती है, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स हम कर पाएंगे या नहीं वो देखना होता है, और तो और कंपिटेंस चेक करनी होती है, हमारी जो एंगेजमेंट टीम है उनकी वो कैपेबल है या नहीं राइट, उनके पास टाइम है या नहीं, रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, वो हमें देखना होगा। परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, वो जो भी क्लाइंट जो है राइट उनके साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए प्रोसीजर्स की जाएगी। इवेल्यूटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस जो है वो हम कंप्लाई कर पाएंगे या नहीं उसके साथ, तभी वो क्लाइंट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं हो रही है तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी और कोई भी मतलब नहीं है उस ऑडिट का। एस्टेब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, और टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है वो भी एस्टेब्लिश करना होगा जो हमने ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में समझा था। तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में 3 चीजें की जाएगी। सबसे पहले तो प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो उसमें 3 चीजें जो मैंने आपको बताई वो चैप्टर 11 में कवर अप होती है। इंटीग्रिटी चेक करना, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड कंपिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम, जो चैप्टर 11 में कवर अप हो रहा है। इंडिपेंडेंस के लिए हमें चेक करना होगा, इंडिपेंडेंस में देखना होगा कि कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं है ना, अगर है तो उसको सेफगार्ड किया है या नहीं, टू एलिमिनेट सच रिस्क और टू रिड्यूस सच रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। एंड थर्ड जो है एस्टैब्लिशिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जो ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चैप्टर 11 में कवर अप हुआ है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस उसका यहाँ पर दिया है, द एंगेजमेंट पार्टनर शेल फ्रॉम conclusion on a compliance with independence requirements that apply to the audit engagement. In doing so, engagement partner shall obtain relevant information from the firm to identify and evaluate circumstances and relationships that create threats to independence. जो एंगेजमेंट पार्टनर है उनको सबसे पहले देखना होगा कि ऐसे कौन सी कंडीशन हो सकती है कि जिस वजह से थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है वो बन सकता है। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है वो 5 तरीके से हो सकता है जो हमने चैप्टर 11 में इन डिटेल समझा था। Evaluate information on identified breaches, if any, on the firm's independence policies and procedures to determine whether they are create a threat to independence for the audit engagement. जो भी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है, इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग पॉलिसीज है फर्म की, उसका नॉन कंप्लायंस अगर कहीं पर भी हुआ है, उनका कोई भी ब्रेच हुआ है, वो जो भी पॉलिसी है उनका, तो वो क्या है वो हमें समझना होगा, और उस वजह से शायद थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है वो क्रिएट हो सकता है, तो वो क्या है वो भी देखना होगा। तो सबसे पहले तो कौन सी कंडीशन ऐसी है जिस वजह से थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है वो क्रिएट हो सकता है। सेकंड, नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, इंडिपेंडेंस रिलेटेड पॉलिसीज, उससे भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है वो क्रिएट हो सकता है। एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट्स और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स, और इफ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू विथड्रॉ फ्रॉम द audit engagement where withdrawal is permitted by lower regulation. The engagement partner shall promptly report to the firm any inability to resolve the matter for appropriate actions. जो भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है उनको सेफगार्ड करना होगा, उसके लिए स्टेप्स लिए जाएंगे टू एलिमिनेट सच रिस्क और टू रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वो जो भी ऑडिट की एंगेजमेंट है उसमें से विड्रॉ किया जाएगा, बट इफ इट इज परमिटेड बाय लोअर रेगुलेशन, अगर वो कंपलसरी है तो वो तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा राइट। और ये जो भी फॉर्म में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको भी ये रिपोर्ट करना होगा कि ये इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट है, सेफगार्ड लिए है तो क्या, और अगर नहीं लिए गए हैं तो क्या किया गया, वो हमें उनको रिपोर्ट करना रहेगा। ये एज ए क्वेश्चन आपको अलग से पूछ सकते हैं। बाकी के ये जो दोनों पॉइंट है रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस राइट, वो और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वो ऑलरेडी चैप्टर 11 में हमने इन डिटेल समझा हुआ है। ये इंडिपेंडेंस का भी समझा हुआ था, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग से पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट चैप्टर 11 में अलग से कवर अप नहीं हो रहा है, तो ये एज ए क्वेश्चन पूछेंगे आपको एज ए प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। Performing preliminary engagement activities assist the auditor in identifying and evaluating events or circumstances that may affect auditor's ability to plan and perform audit engagement. इस वजह से प्लानिंग और परफॉर्मिंग में भी फर्क पड़ेगा। ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज से प्लान कैसे करेंगे, ऑडिट को और परफॉर्म कैसे करेंगे वो पता चलेगा, इसीलिए ये नेसेसरी चीज बन जाएगी। आरटीपी में 24 में क्वेश्चन पूछा था कि प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में क्या करना होता है, तो ये 3 पॉइंट्स आएंगे और उसकी इफेक्ट प्लानिंग परफॉर्मिंग में क्या आएगी वो यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब समझते हैं एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट and guides the development of the more detailed audit
प्लान। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में 3 चीजें डिसाइड की जाती है, सेट की जाती है। स्कोप क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा और डायरेक्शन क्या रहेगी। क्या क्या चीजें करनी है वो स्कोप में कवर अप होता है। टाइमिंग कब क्या चीजें करेंगी, रिपोर्टिंग वगैरह क्या है, कब तक ये ऑडिट है वो कंप्लीट करना है, वो टाइमिंग में आ जाएगा। और डायरेक्शन कहाँ पर क्या काम करना है, राइट, वो भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में बनाया जाता है। और इसके बेसिस पर मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान है वो बनाया जाता है, राइट, इसीलिए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है। The process of establishing the overall audit strategy assists the auditor to determine, subject to the completion of the auditor's risk assessment procedure, such matters as। जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें हम 4 चीजें डिसाइड कर सकते हैं, 4 चीजें हैं, 4 मैटर्स जो है वो डिटरमाइन की जाती है, राइट। और वो क्या है, सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद ये 4 चीजें हम डिसाइड कर पाएंगे। क्या क्या 4 चीजें हो सकती है, सबसे पहले तो कहां पर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, राइट, कौन से ऐसे एरिया से जहां पर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, कितने रिसोर्सेज चाहिए। थर्ड, वो रिसोर्सेज को कब डिप्लॉय किया जाएगा। और फोर्थ, उनको डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू कब किया जाएगा। तो ये 4 मैटर्स है वो हमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी से पता चल सकती है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। The resources to deploy for specific audit areas, such as the use of appropriately experienced team members for high risk areas or the involvement of experts on the complex matters। रिसोर्सेज को कहां पर डिप्लॉय करना है, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, राइट, उनको रिस्की एरियाज, कॉम्प्लेक्स मैटर्स के लिए उनको डिप्लॉय किया जाएगा, राइट। तो उनको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। हियर विच रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड वेयर विल बी आंसर्ड, विच रिसोर्सेज वेयर, राइट, ये आंसर मिलेगा सबसे पहले। सेकंड पॉइंट है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, सच एज द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असाइंड टू ऑब्जर्व द इन्वेंटरी अकाउंट एट मटेरियल लोकेशंस, द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू of other auditors work in case of group audits or the audit budget in hours to allocate to high risk areas। मतलब अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने होंगे कौन से एरियाज के लिए। अगर इन्वेंटरी काउंट है वो अगर बहुत ही ज्यादा इन्वेंटरी है, मटेरियल है, तो वहां पर ज्यादा स्टाफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पर नंबर ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा रहेंगे। तो हमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में से हाउ मच रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड उसका भी आंसर मिल सकता है। Third, when these resources are to be deployed, such as whether at an interim audit stage or key cut-off date। When, कब ये रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना चाहिए। इन्वेंटरी वगैरह है तो वो 31 मार्च 1 अप्रैल को डिप्लॉय किया जाता है, बट कुछ चीजें हैं वो स्पेसिफिकली जरूरी नहीं होता कि आपको कब वो डिप्लॉय करना है। वो इंटरिम डेट को भी हो सकता है, मतलब कि 23-24 का ऑडिट कर रहे हैं तो अगर नवंबर दिसंबर में अगर आर्टिकल्स फ्री है तो उनके पास जो अक्टूबर तक का या सितंबर तक का जो सेल्स परचेस है वो वाउचिंग कभी भी करवा सकते हैं। इवन मार्च के बाद जरूरी है तो तब भी वो करवा सकते हैं। इन्वेंटरी जैसी चीज है, फिजिकल वेरिफिकेशन है, कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन है, तो वो जनरली की कट ऑफ डेट मतलब कि 31 मार्च 1 अप्रैल को करवाया जाता है, राइट। तो यहां से हमें पता चलेगा व्हेन रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, राइट। How such resources are managed, directed and supervised, such as when the team briefing and debriefing meetings are expected to be held। briefing में मतलब कि जो ऑडिट स्टार्ट किया जाएगा उससे पहले कि ऑडिट में क्या करना है, दैट इज अ ब्रीफिंग मीटिंग। डीब्रीफिंग मीटिंग मतलब कि ऑडिट हो गया उसके बाद जो टीम मेंबर है वो पार्टनर्स वगैरह को बताएंगी कि क्या क्या चीजें मिली, उनके ऑडिट फाइंडिंग्स वगैरह क्या है। तो वो जो मीटिंग्स है वो कब रखनी है। हाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर रिव्यूज आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, वो किस तरह से मैनेजर या फिर पार्टनर से वो किस तरह से रिव्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑन साइट और ऑफ साइट, मतलब ऑन साइट मतलब कि जो क्लाइंट प्लेस है वहां पर जाके करेंगे, या फिर जो एंगेजमेंट टीम है वो सीए फॉर्म ऑफिस में आकर वो रिव्यू वगैरह करवाएंगे। एंड वेदर टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज, और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू EQCR जो रहते हैं, राइट, वो ऐसे 220 और SQC1 के हिसाब से जरूरी होते हैं। लिस्टेड एंटिटीज में वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना जरूरी है, वो हमने चैप्टर 11 में समझा था, राइट। तो वो भी कब करवाना है उसके ऊपर ये सारी चीजें है वो डिसाइड की जाएगी। सो यहाँ पर हाउ रिसोर्सेज टू बी मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड है वो डिसाइड किया जाएगा, राइट। तो 4 चीजें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में ये मैटर्स पता चलेगी। सबसे पहले तो कौन से एरियाज में रिसोर्सेज है वो रिक्वायर्ड है, राइट। सेकंड, और वहां पर कौन से रिसोर्सेज होंगे वो भी डिसाइड किए जा सकते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह। सेकंड, हाउ मच रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड। थर्ड, व्हेन द रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड एंड हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, सुपरवाइज्ड एंड डायरेक्टेड, राइट। तो ये एज अ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, सिंपल है, राइट। Then factors to be taken into consideration by auditor for establishing the audit strategy। audit strategy जो बनाते हैं उसमें क्या क्या फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना होगा वो समझते। 5 फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट है।
इसमें से ये आपको इंडिविजुअल फैक्टर्स भी पूछ सकते हैं और इसमें से आपको कोई भी एग्जांपल लेकर भी वो एज एमसीक्यू या कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं. The auditor shall take following factors into consideration. Identify the characteristics of the engagement that define its scope. हमें सबसे पहले ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना होगा कि जिससे उनका स्कोप पता चलेगा, मतलब कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, किस तरह का बिजनेस है, उनके सेगमेंट्स क्या है, जिससे हमारा ऑडिट स्ट्रेटेजी बन रहता है. राइट, हमारा ऑडिट स्कोप बनता है कि क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है, वो चीजें क्या क्या चेक करनी है, किस तरह से देखना है, वो पता चलेगा तो हमारा स्ट्रेटेजी बनेगा कि हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ ये चीज हम पहले चेक करेंगे, इसमें ज्यादा रिसोर्सेज होंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मैटर्स है. तो जो ऊपर 4 मैटर्स हमने देखी, राइट, वो जो 4 मैटर्स है वो डिसाइड करने के लिए हमें यहाँ पर ये फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे. और उसका सबसे पहला फैक्टर है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे इस ऑडिट का स्कोप बनेगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है. It is important for auditor to identify scope of the engagement. Only a well-identified scope can lead to establishment of a sound audit strategy. There are many characteristics of engagement defining its scope. Some of characteristics are as under. क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि जिससे ऑडिट का स्कोप बनता है, उसके एग्जांपल्स दिए हैं. राइट, तो वो देखते हैं. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, क्योंकि उससे स्कोप पता चलेगा कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से एफएस बने हुए होने चाहिए, वो नहीं है तो मिस स्टेटमेंट मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा. तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है वो देखना होगा. नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज. बिजनेस सेगमेंट्स कितने हैं, सेगमेंट्स जितने ज्यादा उतना हमें चेकिंग ऑडिट ज्यादा करना होगा. डिस्क्लोजर्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी. इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री रेगुलेटर्स. इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग, जैसे कि बैंक है तो उनको LFAR वगैरह जो सबमिट करना होता है, अगर आपने बैंक ऑडिट समझा पढ़ा है तो. राइट, तो अगर कोई इंडस्ट्री का स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है तो उतना स्कोप हमारा बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से भी वो चेक करना है, तो वो भी हमें कंसिडर करना होगा व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट. अगर हमने प्रीवियस ऑडिट में कोई भी ऑडिट एविडेंस हमें मिल गया है, वो इस साल के लिए भी कंटिन्यू होता है, तो उसके लिए हमें अलग से ऑडिट प्रोसीजर नहीं करनी होगी. जैसे कि लोन है तो लोन का रीपेमेंट शेड्यूल है, अगर वो हमें पूरा ही दे दिया है प्रीवियस ईयर में ही, तो वो जो प्रीवियस ईयर में जो रीपेमेंट शेड्यूल मिला था उसमें इस साल का जो ईयर एंड की डेट है तब कितनी बैलेंस होगी वो पता चलेगा, वो हम चेक कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा. तो उसके लिए हमें अलग से रीपेमेंट शेड्यूल मांगने की जरूरत नहीं होगी इस साल में. राइट, तो शायद इस तरह से कुछ प्रीवियस ऑडिट के जो ऑडिट एविडेंसेस है वो भी हमारे लिए यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें कम प्रोसीजर करनी होगी. राइट, तो यहाँ पर हमें 4 एग्जांपल दिए हैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे ऑडिट का स्कोप डिफाइन होता है. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बिजनेस सेगमेंट्स कौन से हैं और उसमें अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए तो वो क्या हो सकता है. थर्ड हमें बताया था एग्जाम्पल के रूप में, जो बताया था कि प्रीवियस ऑडिट में अगर हमें कोई भी ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं तो उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर कोई भी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स है तो वो क्या होगी. राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of the communication required. Engagement जो भी है, राइट, उसको प्लान करने के लिए हमें, मतलब कि उसका टाइमिंग क्या है, कब तक ऑडिट कंप्लीट करना है, और उसमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किसको कब रिपोर्टिंग करना होगा. राइट, उस हिसाब से ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी है वो बनाया जाएगा. The ascertaining of reporting objectives of engagement helps the auditor to plan timing of different audit procedure and also nature of communication. Some of instances are given under. हमें कब क्या रिपोर्टिंग करना है, उस हिसाब से हमें कब क्या चीज करेंगे वो हम डिसाइड कर सकेंगे, तो वो भी हमारे लिए स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्पफुल हो सकता है, तो उसके भी एग्जांपल्स दिए हैं. तो एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, उनका टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का. राइट, कब तक उनको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो खत्म करने हैं, ऑडिटेड रिपोर्ट कब तक चाहिए. राइट, वो सारी चीजें हम, वो टाइम टेबल होगा, उस हिसाब से हम काम कर पाएंगे. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स टू डिस्कस टू नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क विथ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को भी हम बताएंगे कि हम क्या कब करने वाले हैं. राइट, कुछ चीजें हैं वो प्लान करनी जरूरी होती है, मैनेजमेंट के साथ डिसाइड करना, डिस्कस करना जरूरी होता है, क्योंकि उस हिसाब से ऑडिट है वो फैसिलिटेट हो पाता है, तो इसीलिए उनके साथ हमें डिस्कशन करना रहता है, तो वो हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे. Discussion with management regarding the expected type and timing of reports to be issued, including the auditor's report. और कोई रिपोर्ट की जरूरत है, मतलब मैनेजमेंट को, TCWG को कोई रिपोर्ट करना जरूरी है, कब क्या चीज़ें डिस्कस की जाएगी, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, कब तक वो रिपोर्ट चाहिए, वो टाइमिंग के हिसाब से भी डिसाइड किया जाएगा.
Discussion with management regarding the expected communications on the status of audit work throughout the engagement. कब कब हमें स्टेटस रिपोर्ट है वो उनको अपडेट करता रहना होगा, राइट, कि क्या हो चुका है, कितना बाकी है, कब तक क्या हो जाएगा. Expected nature and timing of communication among engagement team members, including the nature and timing of team meetings and timing of review of work performed. एंगेजमेंट टीम जो है, राइट, वो कब तक काम खत्म करेंगी, उनका रिव्यू कब तक किया जाएगा, मतलब कि कोई सीनियर है वो कब तक रिव्यू करेगा, पार्टनर है वो कब रिव्यू करेंगे, तो उसका भी जो टाइम टेबल है उस हिसाब से भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, राइट. तो यहाँ पर जो टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और जो कम्युनिकेशन के रिक्वायरमेंट है उनसे भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को फर्क पड़ेगा. तो ये एज अ फैक्टर हमें 5-6 एग्जांपल्स दिए हैं. सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का टाइम टेबल है एंटिटी का, वो क्या है वो हमें देखना होगा. सेकंड, मीटिंग्स का डिस्कशन किस तरह से होगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क किस तरह किया जाएगा. थर्ड, जो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट, कि ऑडिट वर्क में क्या क्या हो रहा है, राइट, एक्सपेक्टेड टाइमिंग, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन किस तरह से हो जाएगा, स्टेटस ऑफ द ऑडिट वर्क, तो वो. फिर है फोर्थ है कि कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के बीच जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है, राइट, तो वो डिस्कशन कब क्या किस तरह से किया जाएगा. एंड लास्ट है कि मैनेजमेंट का टाइम या फिर टाइप ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है अदर देन ऑडिट रिपोर्ट, राइट, तो वो सारी चीज़ें कब की जाएगी उसके हिसाब से ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो बनाया जाएगा. ये May 24 की जो MTP है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आपको भी ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फिर है थर्ड पॉइंट, कंसिडर द फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स. जो ऑडिटर एंगेजमेंट पार्टनर है उनके हिसाब से जो लग रहा है, उनके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर ऑडिट टीम के एफर्ट्स है वो जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, रिस्क वहाँ पर ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स मैटर्स है, तो वहाँ पर ध्यान जाना चाहिए. तो वो मैटर्स जहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स नीड्स टू बी डाइवर्टेड, राइट, तो वो क्या चीज़ें हैं वो भी कंसिडर की जाएगी, उससे स्ट्रेटेजी बनेगी, क्योंकि उस जो भी मैटर्स है उसके लिए ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, वो ज़्यादा कंसिडर किए जाएंगे. The auditor needs to direct efforts of engagement team towards matters that in his professional judgment are significant. Preliminary identification of material class of transaction, account balance and disclosure help auditor in establishing overall audit strategy. More energies need to be devoted to a significant matters to obtain desired outcome. Few examples are listed as under. Volume of transactions which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal control. जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर हमें रिलाई करना ही होगा, क्योंकि हम उतना ज़्यादा चेक नहीं कर पाएंगे, हम सैंपल बेसिस पर ही चेक करते हैं, तो उसमें इंटरनल कंट्रोल से वो अच्छे होने चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है, तो जहाँ पर ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल चेक करना ज़रूरी है. तो एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स होने चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे है या नहीं वो चेक करें. Then significant industry developments such as changes in industry regulations and new reporting requirements. इंडस्ट्री में कोई significant change हुआ है और वो change की वजह से reporting requirement है वो change हो चुकी है, तो वहाँ पर ध्यान देना होगा, वहाँ पर engagement team के efforts है वो जाने चाहिए. Significant changes in financial reporting framework such as changes in accounting standard. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हुआ है, इंड एस एप्लीकेबल हो चुका है, इंड एस में कोई चेंजेस किए गए हैं, तो वो सारे जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो उस हिसाब से एफर्ट से वो करने रहेंगे. अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट सच एज चेंजेस इन लीगल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी, राइट, लीगल एनवायरनमेंट उनको जो लॉ रेगुलेशंस जो एप्लीकेबल थे उसमें अगर चेंजेस हुए तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. तो यहाँ पर हमें क्या क्या चेंजेस ज़्यादा है, राइट, सिग्निफिकेंट चेंजेस में है सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लीगल एनवायरनमेंट, राइट. तो ये याद रखने के लिए इजी हो सकता है. तो ये जो पॉइंट था कि जो ऑडिटर है, एंगेजमेंट पार्टनर है, उनके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स कहाँ पर जाने चाहिए, तो वो हमें कंसिडर करना होगा और उस हिसाब से ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो बनाई जाएगी. तो उसमें 4 एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हैं, क्योंकि उस हिसाब से हमें शायद डिसाइड करना होगा कि इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना जरूरी है. सेकंड, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, और उस हिसाब से इंडस्ट्री की स्पेसिफिक कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हो सकती है. थर्ड, सिग्निफिकेंट चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. देन फोर्थ, सिग्निफिकेंट चेंज इन लॉ रेगुलेशन लीगल फ्रेमवर्क, राइट. तो ये आप याद रख सकते हैं. ये भी May 24 का जो MTP था
राइट, MTP2 उसमें पूछा था, मतलब कि MTP2 के जो May 24 में ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन भी था, ऊपर नीचे के ही पॉइंट्स दिए हुए थे। इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप कोई भी जो चैप्टर्स आप पढ़ के जा रहे हैं उस चैप्टर में कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि फिर ऐसा हो सकता है कि वो चैप्टर का आप अटेम्प्ट ना कर पाए, क्योंकि वो एक टॉपिक में से ही मोर देन वन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। Consider the results of preliminary engagement activities and, where applicable, whether knowledge gained on other engagements performed by the engagement partner for the entity is relevant. Preliminary engagement activities जो कि है ethical requirements, engagement terms of audit engagement है, right, independent की requirement है, या फिर continue करना है या नहीं, जो preliminary engagement activities हमने आगे देखा वो, या फिर जो previous experience था उसके हिसाब से भी डिसाइड किया जा सकता है कि कहाँ पर हमें ध्यान देना जरूरी है, उनके जो रिजल्ट्स है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। Considering results of preliminary engagement activities and knowledge gained from similar engagement goes a long way in establishing sound audit strategy. Examples are listed as under. Results of previous audit that involved evaluating the operating effectiveness of internal control, including the nature of identified deficiencies and actions taken to address them. जो भी internal controls previous year में, previous audit में समझे थे, देखे थे, चेक किए थे, वो उनका जो जजमेंट्स था उनको कंसिडर करना है, उनका जो रिजल्ट था उनको कंसिडर करना है, और अगर उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज अगर मिली थी तो वो किस तरह से कंसिडर किया था, उनको किस तरह से एड्रेस किया था, वो भी हमें चेक करना है, कंसिडर करना है। हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल है उसमें जो डेफिशिएंसी प्रीवियसली रिपोर्ट की गई थी वो अब रेक्टिफाई कर दी है, प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद हम वो इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर इस साल में हम रिलाई कर सकते हैं, और हमारा जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो हम कम कर सकते हैं। The manner in which the auditor emphasizes to engagement team members the need to maintain a questioning mind and to exercise professional skepticism in gathering and evaluating audit evidence. और तो और जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की रिक्वायरमेंट है थ्रू आउट द ऑडिट, ऑडिटर नीड्स टू मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट रहना है और क्रिटिकल असेसमेंट करना है ऑडिट एविडेंसेस का। तो वो जो चीज है, राइट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना जरूरी है, तो वो तो होनी ही चाहिए। तो ऑडिटर है, एंगेजमेंट पार्टनर है, उनको एंगेजमेंट टीम को बताना चाहिए कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है वो मेंटेन करनी है, राइट। वो जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी है वो डिसाइड हो सकती है, सॉरी। एंड लास्ट जो पॉइंट है, असर्टिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म एंगेजमेंट। जो भी रिसोर्सेज है वो किस टाइप के होंगे, टाइमिंग वो कब डिप्लॉय किए जाएंगे और कितने एक्सटेंट, कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी वो भी कंसिडर किया जाएगा, वो भी असर्टेन करना होगा। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू टीम मेंबर इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी. Experienced team members may be assigned in areas where there is higher risk of material misstatement. Similarly, engagement, budgeting, and devotion of more time to areas of a higher risk of material misstatement are to be kept in mind. जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनको हाई रिस्क एरियाज में डिप्लॉय किया जाएगा, और जो बजट आवर्स जो है, राइट, रिसोर्सेज को जो डिप्लॉय करना है, ज्यादा रिसोर्सेज या फिर ज्यादा आवर्स किसको अलोकेट किए जाएंगे, जो हाई रिस्क एरियाज है उसमें सबसे ज्यादा टाइम डिवोट किया जाएगा। सिंपल। तो ये 5 फैक्टर्स है, उसको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी जब भी एस्टैब्लिश करेंगे तब हमें कंसिडर करना होगा। सबसे पहला था कि जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस वजह से ऑडिट का स्कोप डेवलप होता है। सेकेंड पॉइंट था कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टाइमिंग है, रिपोर्टिंग की टाइमिंग है, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो हमें कंसिडर करना होगा। थर्ड फैक्टर जो था कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जो ऑडिट एंगेजमेंट टीम है उनके एफर्ट्स कहाँ पर, डायरेक्शन कहाँ पर जाने चाहिए, वो कंसिडर करना होगा। फोर्थ, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और जो प्रीवियस ऑडिट एक्सपीरियंस है उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड फिफ्थ, एसर्टेनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, राइट। ये आपको एज अ क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, राइट, उसमें क्या होता है, सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, और तो और उस हिसाब से मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान है वो बनाया जाता है। तो ऑडिट स्ट्रेटजी बनेगी, उसके बाद जनरली प्लान बनाया जाता है, राइट। तो वो जो ऑडिट प्लान है वो हम समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। बट ये स्ट्रेटजी के बाद प्लान बनाया जाता है, बट वो जनरली पहली बार ऐसा होता है जब भी स्टार्टिंग हम करते हैं ऑडिट का। उसके बाद तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिट प्लान में चेंज किया, स्ट्रेटजी चेंज होगी, स्ट्रेटजी में चेंज किया, ऑडिट प्लान में चेंज होगा, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके बाद स्ट्रेटजी और प्लान है वो एक के बाद एक होगा, सिक्वेंशियल होगा, राइट। वो आगे भी हम समझेंगे। तो अब डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान है। ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स states that auditors shall develop an audit plan that shall include description of
प्लानिंग के अंदर तीन चीजें कवर अप होती है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट, प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जिसमें हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर करते हैं, और अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर एज पर द एसएस. So nature, timing and extent of planned risk assessment procedure, nature, timing and extent of further audit procedure at assertion level and other planned audit procedure that are required to be carried out so that engagement complies with SLs. Simple. ये आपको MTP1 में पूछा गया था, सिंपल था, राइट? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान, जिसमें से आपको MCQs पूछ सकते हैं या फिर केस सिनेरियो बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इंपॉर्टेंट है ये. Planning is not discrete phase of an audit, but rather a continual and iterative process. Iterative मतलब कि repetitive process. जो प्लानिंग है वो अलग, कोई डिस्क्रीट अलग से कोई फेज नहीं है कि पहला प्लानिंग होगा फिर ऑडिट होगा. प्लानिंग और ऑडिट है वो साथ साथ ही चलता रहेगा, कंटिन्यूअल है, कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा. कुछ चीजें पता चली कुछ ऑडिट प्रोसीजर की, उस वजह से प्लानिंग चेंज हो सकता है आगे की प्रोसीजर का, राइट? आपका भी ऐसा होता है ना कि आप भी पढ़ते हैं तो कुछ प्लानिंग बनाया, राइट? बट अगर एक चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग गया तो दूसरे चैप्टर में आपको शायद कम टाइम देना पड़ेगा. तो आपका भी प्लानिंग पहले से हो गया, फिर स्टडी अलग से करेंगे, स्टडी करते टाइम आप कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है. वो साथ साथ में चलते रहता है. वैसे ही ऑडिट में भी वो अलग डिस्क्रीट फेज नहीं है, बट वो कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव रिपीटेटिव प्रोसेस है. जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ता जाएगा, ऑडिट प्रोसीजर करते जाएंगे, ऑडिट प्लानिंग है वो चेंज होता जाएगा, उसमें हमें फिर से आगे का प्लान करना जरूरी हो सकता है. That often begins shortly after or in connection with the completion of the previous audit and continues until the completion of the current audit engagement. और ये जो ऑडिट प्लानिंग है वो कब से स्टार्ट होता है? जो प्रीवियस ईयर का जो था, राइट, उनका ऑडिट कंप्लीट होता है, वहां से लेकर करंट ईयर का जो ऑडिट है वो कंप्लीट होता है, तब तक प्लानिंग चलते रहता है. मतलब कि अगर 23-24 का ऑडिट है, राइट, वो अगस्त 2024 में अगर कंप्लीट होता है तो हो सकता है कि सितंबर 2024 से ही ऑडिट का प्लानिंग स्टार्ट हो जाए फॉर द ईयर 24-25. और वो 24-25 का ऑडिट जब तक कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल इन सितंबर 25, तो वो तब तक चलता है. समझ में आ रहा है? चलिए. Risk assessment procedure are audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, to identify and assess the risks of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statement and assertion level. Risk assessment procedure जो हमने चैप्टर 4 में भी समझा था, रिवाइज किया था. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या किया जाता है? एंटिटी और उसके एनवायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल को समझा जाता है, जिससे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है वो आइडेंटिफाई और असेस किया जा सके. दैट्स सिंपल. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. The involvement of the engagement partner and other key members of the engagement team in planning the audit draws on their experience and insight, thereby enhancing the effectiveness and efficiency of the planning the process. जो भी engagement team के partner है, key engagement team members है, उन सभी को involve करना चाहिए at the time of planning, तो अच्छे से planning हो पाएगा. Overall audit strategy and the audit plan remain the auditor's responsibility. It is the auditor who is responsible for establishing overall audit strategy and developing the audit प्लान. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डेवलप ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटजी, राइट? ये मैनेजमेंट नहीं करता है. हम करेंगे कि हमें क्या चीज करनी है, कब क्या प्लान करना है, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करनी है, वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, राइट? The auditor may decide to discuss elements of planning with the entity's management to facilitate the conduct and management of the audit engagement. However, while discussing the matters, care is required in order not to compromise the effectiveness of the audit. हम ऑडिट करना क्या चाहते हैं, प्लानिंग जो है उसकी जो मैटर्स है वो हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट? ताकि अच्छे से वो जो ऑडिट है वो फैसिलिटेट हो पाए. फॉर एग्जांपल अगर उनकी हम कोई ब्रांच का या उनके कोई भी दूसरे लोकेशन है, राइट, वहां पर हम अगर विजिट करना चाहते हैं तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि हम वहां पर जाकर ये परचेस सेल्स वगैरह देखना चाहते हैं, तो वो अच्छे से हमारा फैसिलिटेट कर पाएंगे. वहां पर स्टाफ अवेलेबल है या नहीं, वो सारी चीजें अच्छे से हो पाएगी. बट ये जब भी हम डिस्कशन करेंगे तब हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि उस वजह से जो ऑडिट प्लानिंग का जो ऑडिट का जो पर्पस है, उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. उनको सभी कुछ सारी चीजें पता नहीं होनी चाहिए कि हम क्या क्या चीज देखने वाले हैं, अदरवाइज वो कुछ भी गलत कर सकते हैं, राइट? वो पहले से पता चल जाएगा कि ये चीज देखेंगे तो वो सब कुछ बराबर कर देंगे, उसमें अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट होगा तो वो सुधार देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे, राइट? तो ऐसी चीज ना हो वो हमें ध्यान में रखना होगा. इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, बट डिस्कशन करना जरूरी होगा. Understanding client's business is one of the important principles in developing an audit plan. In fact, without adequate knowledge of client's business, a proper audit is not possible. Gaining knowledge of client's business is therefore one of the foremost requirements of the
foremost requirement to develop audit plan. ऑडिट प्लान बनाने से पहले हमें पूरी ही जो एंटिटी है उनके बारे में समझना जरूरी है, उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कहाँ से उनको फाइनेंस मिलता है, ओनरशिप क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, वो सारी चीजें हमें समझनी होगी। वो इन डिटेल ऐसा 315 में कवर अप होता है जो हम चैप्टर 3 के साथ रिवाइज करेंगे। तो वो नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस है, वो नेसेसरी है, उसी के बाद ऑडिट प्लान बनना चाहिए। Audit plan is more detailed than the overall audit strategy. That includes the nature, timing and extent of audit procedures to be performed by engagement team members. Audit plan है वो ज्यादा डिटेल्ड है देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, क्योंकि ऑडिट प्लान के अंदर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड है वो डिसाइड किया जाता है, वो मेंशन किया जाता है। Establishment of overall audit strategy and the detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process, but are closely interrelated since changes in one may result in consequential changes to other. जनरली मतलब क्या होता है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनती है फिर प्लान बनता है, बट जब प्लानिंग बनाते हैं उसको परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि प्लानिंग में चेंज किया जाए, प्लानिंग में चेंज होगा तो स्ट्रेटजी में भी चेंज होगा, स्ट्रेटजी में चेंज होगा तो भी प्लानिंग में भी चेंज हो सकता है। इसीलिए वो दोनों डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, राइट, बट वो कंटिन्यूअस, इंटर रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड प्रोसेसेस है, और दोनों में एक दूसरे की में चेंज, एक में चेंज होने से दूसरे में चेंज आ सकता है, तो कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस आ सकते हैं, राइट। स्ट्रेटजी में चेंज होगा तो प्लानिंग में चेंज होगा तो स्ट्रेटजी में चेंज हो सकता है। The auditor shall update and change the overall audit strategy and the audit plan as necessary during the course of the audit. This may be the case where information comes to the auditor's attention that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedure. प्लानिंग और स्ट्रेटजी में चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि जब भी प्लान कर रहे तब कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, जब एक्चुअल ऑडिट प्रोसीजर करने लगे तब कुछ और प्रोसीजर हमें पता चली, कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चली, तो आगे का जो प्लानिंग है वो चेंज हो सकता है, प्लानिंग में चेंज स्ट्रेटजी में चेंज हो सकता है, स्ट्रेटजी में चेंज प्लानिंग में चेंज हो सकता है। प्लानिंग एंड ऑडिट एंश्योर्स द ऑडिट रिस्क इज reduced to an acceptable low level. When audit work is adequately and properly planned, it reduces the risk of inappropriate opinion by the auditor. प्लानिंग अगर अच्छे से किया जाएगा तो जो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का जो रिस्क है वो कम हो सकता है, क्योंकि क्या होगा कि कोई भी नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर है वो ओमिट नहीं होगी, मिस नहीं होगी, सारी चीजें सब कुछ अच्छे से होगा, तो कुछ भी गलत होने के चांसेस कम है, ऑडिट रिस्क है वो हम कम कर पाएंगे, राइट। तो ये ऑडिट प्लानिंग और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, राइट। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। जो प्लानिंग है वो डिस्क्रीट फेज नहीं है, बट कैसा है, कंटिन्यूअल और इटरेटिव प्रोसेस है, और ये जैसे ही प्रीवियस ईयर का ऑडिट खत्म होता है वहां से स्टार्ट हो सकता है, प्लानिंग वहां से चालू हो सकता है, और कब तक, कंप्लीशन ऑफ द करंट ईयर्स ऑडिट तक वो कंटिन्यू हो सकता है, राइट। फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन दी गई थी, फिर हमें जो भी पार्टनर्स है की ऑडिट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं उन सभी को प्लानिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और प्लान है वो हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ये ऑडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें उसमें इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो हमें देखना है। ऑडिट प्लान बनाने के लिए हमें नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस है वो काफी नेसेसरी है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी से डिटेल्ड क्या है, ऑडिट प्लान, राइट, स्ट्रेटजी के बेसिस पर जनरली बनाया जाता है, बट वो डिस्क्रीट या सिक्वेंशियल प्रोसेसेस नहीं है, वो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज होगा, तो कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस उसमें होते रहते हैं, राइट। और जो भी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग है उसमें हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब एग्जांपल्स जो थे टेस्टर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है वो दिए हैं, वो देखते हैं। MG and company, a firm of auditors having a standing of 30 years, is appointed as the statutory auditors of a company engaged in manufacturing of defense equipment. Due to opening of defense sector by government to private players in recent times, many new companies have entered the fray to manufacture sophisticated defense equipment. Considering technical and complex nature of operations, the auditor recognized that involvement of experts in the audit is required. डिफेंस इंडस्ट्री है, उनका कोई किसी का ऑडिट करने वाले हैं और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहती है, टेक्निकलिटी ज़्यादा रहती है, इसीलिए जो ऑडिटर है वो सोच रहे हैं कि एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए। Consideration for involvement of experts by auditors falls within domain of planning. While planning an auditor would have to consider whether involvement of expert is necessary. Therefore, while planning an auditors would have to consider whether involvement of expert is necessary. तो प्लानिंग के टाइम पे ही डिसाइड किया जाएगा कि एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए या नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल है, CA Karthik is planning for audit of a company engaged in manufacturing of cosmetics.
Considering nature of operations of the company, he had planned to include testing of controls of the company over purchases, sales, inventories. One fine day, he reaches the corporate office and asks for manuals and required documentation to ensure surprise elements in testing. He had never shared with management his intention to carry out above procedure. जो सीए कार्तिक है वो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, उनका ऑडिट करने का प्लान कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि सेल्स परचेस वगैरह के इंटरनल कंट्रोल्स उनको चेक करने थे। तो वो चेक करने के लिए वो अचानक एक दिन वो जो क्लाइंट थी उनके ऑफिस पर पहुंच गया, उनको कुछ भी नहीं बताया था, सरप्राइज एलिमेंट ऑफ ऑडिट के लिए वो वहां पर पहुंच गया और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना चाहते थे। यहाँ पर ये गलत चीज है, क्योंकि आपको एटलीस्ट वो बताना चाहिए कि जो ऑडिटर है वो वहां पर आने वाला है, क्योंकि उनके स्टाफ मेंबर्स अवेलेबल है या नहीं, वो सारी चीजें पता चलेगी, उसके बेसिस पर ऑडिट होना चाहिए। हमें इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है बाय कम्युनिकेटिंग विथ मैनेजमेंट की क्या क्या ऑडिट करना है, बट एटलीस्ट वो फैसिलिटेट करने के लिए तो हमें मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना ही चाहिए कि क्या क्या ऑडिट करने वाले हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स करेंगे। The auditor may decide to discuss elements of planning with entities management to facilitate the conduct and management of the audit engagement without compromising effectiveness of audit. Sharing details of visit to test of control does not compromise the effectiveness of audit. It is for better facilitation and conduct of audit. Therefore, approach of CA Karthik is not proper. क्या क्या एरियाज कवर अप करने वाले हैं वो हम उनको बता सकते हैं, इन डिटेल ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी वो नहीं बताएंगे, अदरवाइज सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहेगा, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, बट एटलीस्ट टू फैसिलिटेट करने के लिए, अच्छे से ऑडिट मैनेज करने के लिए तो उनको बताना जरूरी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सीए मेरी व्हाइल प्लानिंग ऑडिट ऑफ कंपनी feels that she would inquire from in-house legal counsel of the company status of pending litigation matters against the company to identify and assess risks of material misstatements. These are planned risk assessment procedure to identify and assess risk of material misstatement. ये जो सीए है वो एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, तो उनको लगा कि जो इन हाउस लीगल काउंसिल है उनका डिपार्टमेंट है, उनमें से क्या क्या लिटिगेशन क्लेम्स चल रहे हैं अगेंस्ट द कंपनी वो पता करना चाहिए, ताकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना होगा वो पता चल पाएगा। वो एज अ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वो करने वाले हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान्ड इंक्वायरी of in-house legal counsel is to identify and assess risk of material misstatement. Such planned risk assessment procedure are included in audit plan in accordance with SA 300, planning and audit of financial statement. Then last example has CA Subendu is a statutory auditor of a social media company. Due to change in information technology regulation by government, it has become mandatory for such companies to constitute grievance redressal mechanism for users of social media platform of the company. Failure to comply with regulations can potentially lead to civil and criminal liabilities against the company. ये जो कोई एक सीए है वो एक सोशल मीडिया कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और उसके रेगुलेशन के हिसाब से ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना जरूरी है, राइट? और अगर वो नहीं होगा तो उसके सामने सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटीज है वो बन सकती है। Changes in laws and regulation affecting the company is a factor to be considered while establishing overall audit strategy. There has been change in information technology regulations applicable to the company. Non-compliance of the same can have implication from civil or criminal liabilities. Such an important matters concerning changes in law regulation is to be considered by auditor while establishing overall audit strategy. तो वो जो law regulation में changes हो रहे हैं वो हमें consider करने होंगे while establishing overall audit strategy, right? चलिए फिर है planning, supervision and review of वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। जो टीम मेंबर्स ने जो काम किया है उनको सुपरवाइज और रिव्यू करना होगा, तो वो उसका प्लानिंग देखते हैं। द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क वेरी डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग, वो क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेबल हो सकता है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एंटिटी की साइज कितनी है और कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या है। जितनी साइज बड़ी होगी, जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा होगी, इसमें सुपरविजन और रिव्यू ज्यादा किया जाएगा। एरिया ऑफ द ऑडिट, कौन सा एरिया ऑफ ऑडिट है, ऑडिट एरिया जो है वो रिस्की है, कॉम्प्लेक्स है, तो ज्यादा रिव्यू और सुपरविजन होगा। असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रिव्यू या सुपरविजन किया जाएगा। कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क, कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटीज कितनी है, अगर वो कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटीज अच्छी है, ज्यादा है, तो उसमें रिव्यू और सुपरविजन कम किया जाएगा, और अगर कॉम्पिटेंस और कैपेबल नहीं है तो उसमें ज्यादा सुपरविजन या ज्यादा रिव्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेबल है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, सेकंड एरिया ऑफ द ऑडिट, थर्ड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फोर्थ कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकते हैं।
एंड लास्ट डॉक्यूमेंटेशन, हम क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट करेंगे, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, और अगर उसमें कोई भी चेंज किया है तो वो स्ट्रेटेजी, प्लान एंड एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और द ऑडिट प्लान एंड द रीजंस फॉर सच चेंजेस, और वो क्यों चेंज किया गया वो भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। ये भी एज ए क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, राइट, सिंपल। चलिए अब देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम है वो डिटेल्ड होता है, ज्यादा होता है कि क्या उस एरिया में हम क्या क्या चेक करेंगे, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, और कितना सैंपल्स वगैरह भी लिया जाएगा, कितना एक्सटेंड तक हम चेक कर सकते हैं। उसका मीनिंग दिया हुआ है, ऑडिट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड एंड set out in such a way that the interrelationship of one step to another is clearly shown and designed, keeping in view that assertions discernible in the statements of account produced for audit or on the basis of an appraisal of the accounting records of the client। हम क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करना चाहते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए टू वेरीफाई सच मैटर, राइट, सच आइटम, राइट, वो सारी चीजें इन डिटेल देखी जाएगी। और एक स्टेप है वो दूसरे से कनेक्टेड हो सकता है, इंटर रिलेशनशिप हो। It consists of a series of verification procedures to be applied to the financial statements and accounts of a given entity for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on the financial statement। ये verification steps क्या क्या करने हैं वो हमें पता चलेगा, और उस हिसाब से हम अपना ऑडिट ओपिनियन है वो दे सकेंगे, पूरा ऑडिट है वो अच्छे से कर पाएंगे। It is detailed plan of applying the audit procedures in the given circumstances with instructions for the appropriate techniques to be adopted for accomplishment of the audit objectives। सिंपल। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ये मॉड्यूल में ही दिया हुआ है, बट ये आरटीपी May 24 में भी दिया था, तो पूछ भी सकते हैं। उसमें एग्जांपल पूछा था कि ऑडिट प्रोग्राम कैसा हो सकता है इन केस ऑफ सेल्स। यहाँ पर है सेल, जो सैंपल ऑडिट प्रोग्राम है वो सेल्स ऑफ द एंटिटी के लिए दिया हुआ है। तो उसमें सीरियल नंबर, नेचर ऑफ प्रोसीजर, एक्सटेंट ऑफ चेक, बेसिस ऑफ सैंपल और डन बाय, किसने किया वो भी इसमें मेंशन किया जाता है ताकि अकाउंटेबिलिटी पता चले। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल है, तो आप कुछ भी सेल्स रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर मेंशन कर सकते हैं। वाउच फ्यू सेल्स इनवॉइस फ्रॉम कॉपीज अवेलेबल इन रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न। सेल्स इनवॉइसेस कुछ चेक किए जाएंगे, तो उसका एक्सटेंट ऑफ चेक, कितना सैंपल्स हमने चेक किया, सैंपल्स किसके बेसिस पर लिए है, जो सेल्स है तो कस्टमर के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर, लाइन आइटम के बेसिस पर, राइट, और किसने किया, राइट, वो मेंशन करना रहेगा। ट्रेस दोस इनवॉइसेस इनटू द अकाउंट्स बुक ऑफ द कंसर्न। वो जो इनवॉइसेस है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच किया जाएगा। वेरीफाई फ्यू इनवॉइसेस विद ई-वे बिल्स जनरेटेड ऑन द ई-वे बिल पोर्टल। जीएसटी के हिसाब से जो ई-वे बिल बनाना जरूरी है, तो वो इनवॉइसेस के लिए ई-वे बिल्स बने हैं या नहीं वो चेक किया जाएगा। ट्रेस फ्यू सेल्स इनवॉइसेस इनटू द स्टॉक रिकॉर्ड्स टू एंश्योर दैट सोल्ड क्वांटिटीज हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द स्टॉक। जो भी सेल किया है उनको हम स्टॉक रिकॉर्ड्स के साथ भी वेरीफाई करेंगे ताकि एक्चुअल में वो इन्वेंटरी से वो रिड्यूस की है या नहीं वो पता चलेगा। ट्रेस also few sales invoices into accounts of buyers, और कस्टमर का जो डेटर का जो रिकॉर्ड है उसके साथ भी चेक किया जाएगा। तो सिंपल, ये जो वाउचर है उनको हम कुछ इनवॉइसेस है वो चेक करेंगे, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, डेटर्स के साथ चेक करेंगे, ई-वे बिल्स चेक करेंगे और स्टॉक के साथ चेक करेंगे। ये हमें यहाँ पर एज ए एग्जांपल दिया हुआ है। आप दूसरी ऑडिट प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, उसके लिए भी आप ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो, अगर वो जनरल है तो, राइट। अगर कोई स्पेसिफिक एसर्शन के लिए पूछेंगे तो आपको उस हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सिंपल। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। एक ही ऑडिट प्रोग्राम सारे ही बिजनेस के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दूसरे टाइप के जो वेरियस एक्टिविटीज होती होगी, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज होती होगी, तो सभी के लिए एक ऑडिट प्रोग्राम नहीं हो सकता है, राइट। जैसे कि अगर ये एग्जांपल है तो ये सेल्स जो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहां पर ट्रेडिंग हो रहा है गुड्स में, राइट, उसके केस में ई-वे बिल हो सकता है। बट अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसमें ई-वे बिल नहीं होगा, राइट। तो वहां पर ई-वे बिल की जरूरत नहीं है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो एक ही ऑडिट प्रोग्राम सारी एंटिटीज के लिए पॉसिबल नहीं है। सर्विसेज के केस में ई-वे बिल की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ अलग तरीके से प्रोसेस करनी होगी। तो हर बिजनेस के लिए ऑडिट प्रोग्राम अलग अलग होना चाहिए, एटलीस्ट इंडस्ट्री वाइज तो अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम होना ही चाहिए। Business vary in nature, size and composition, hence evolving one audit program applicable to all business under all circumstances is not practicable. Then the assistance to keep an open mind. Audit program है वो तो जनरल सिचुएशन को ध्यान में रख के बनाया होता है, राइट, और वो भी जनरली ऑडिट स्टार्ट हुआ उससे पहले।
तो जो असिस्टेंट है, जो ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि वो ऑडिट प्रोग्राम में वो जो पॉइंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑडिट प्रोग्राम में जो पॉइंट है वो अब रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि लो रेगुलेशन में या उनके ऑपरेशन है वो कुछ चेंज हो चुके हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स है वो ऐड करने जरूरी होते हैं, क्योंकि वो ऑडिट प्रोग्राम जब बनाया था तब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट जब ऑडिट कर रहे हैं तब पता चला है कुछ और प्रोसीजर के बारे में, कुछ और एरियाज ऑफ द ऑडिट के बारे में, राइट। तो उसको ऐड भी करना होगा, इसीलिए असिस्टेंट को ओपन माइंड रखने के लिए कहा जाएगा, उनको एनकरेज किया जाएगा। The assistant engaged in the job should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. सिर्फ प्रोग्राम को फॉलो करना उतना ही नहीं चलेगा। As experience is gained by actually carrying out the work, the program may be altered to take care of situation which were left out originally but are found relevant to the particular concern. Audit program में जो पहले ऐड नहीं किया था, लेफ्ट आउट थी, पर वो जरूरी लग रहा है तो उसे ऐड करना चाहिए। Similarly, if any work originally provided for proves beyond doubt to be unnecessary or irrelevant, it may be dropped. अगर कुछ भी irrelevant लग रहा है, unnecessary लग रहा है, तो उसे drop भी किया जा सकता है। Hence, assistant should inform to his seniors or to the partners or proprietor of the firm engaged to for doing the audit. इसीलिए जो असिस्टेंट है उनको बोला जाएगा कि आप पार्टनर, सीनियर्स या अपने जो प्रोपराइटर है उनको ये अगर कोई भी कंसर्न है तो उनको बताना चाहिए, ताकि वो अगर जरूरी होगा तो ऑडिट प्रोग्राम में ऐड किया जाएगा और उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म की जाएगी। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम को पीरियोडिकली रिव्यू भी करना चाहिए, उसमें एडिशन की जरूरत है तो कोई भी प्रोसेस जो है वो ऐड करना चाहिए, राइट। और अगर कोई भी प्रोसेस अननेसेसरी इररिलेवेंट है तो उसको ड्रॉप भी करना चाहिए, तो उसका रिव्यू भी जरूरी है ताकि जो उसके डिसएडवांटेजेस है वो कम किया जा सके। There should be periodic review of the audit program to assess its adequacy. Otherwise, any change in the business policy of the client may not be adequately known, and consequently, audit work may be carried on the basis of the obsolete program, and for this negligence, the whole audit may be held as negligently conducted, and the auditor may have to face legal consequences. ऐसा हो सकता है कि कोई पॉलिसीज वगैरह में चेंज हुआ है और उस वजह से वो जो ऑडिट प्रोग्राम पहले बनाया था वो अब इररिलेवेंट है, वो ऑब्सोलेट है, तो उसके हिसाब से अगर ऑडिट किया जाएगा तो वो नेग्लिजेंटली कैरिड आउट ऑडिट माना जाएगा और उसके लिए ऑडिटर के सामने लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। इट नीड्स टू बी unfallingly followed by the assistants, which may bring an element of rigidity in the audit program. However, to remove its difficulty, periodic review is undertaken. उसमें rigidity हो सकती है कि भाई ऑडिट प्रोग्राम में जो बोला है वो तो फॉलो करना ही है, बट वो शायद irrelevant है तो वो फॉलो कैसे करें, इसीलिए पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा, तो उसमें से अननेसेसरी irrelevant इंफॉर्मेशन, irrelevant प्रोसीजर से वो हटाई जाएगी और ये जो ऑडिट प्रोग्राम है वो अपडेटेड होगा, रिलेवेंट होगा, प्रैक्टिकल होगा, राइट। तो पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। अब है कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम को जब भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो उसमें ये 7 फैक्टर से 7 चीजें वो ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। स्टे विद इन स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। स्कोप और लिमिटेशन जो भी है उसको कंसिडर करना है, उसी हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाना होगा। प्रिपेयर अ रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम सेटिंग फॉर द प्रोसीजर दैट आर नीडेड टू इंप्लीमेंट द ऑडिट प्लान। जो ऑडिट प्लान बनाया है, राइट, जो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड की है, उस हिसाब से जो भी प्रोसीजर्स करनी जरूरी है वो यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन की जाएगी, मतलब कि ये राइटिंग में होगा, और जो भी प्रोसीजर्स है दैट नीडेड टू इंप्लीमेंट, राइट, वो उसमें रिकॉर्ड की जाएगी, वो बनाया जाएगा। Determine the evidence reasonably available and identify the best evidence for deriving the necessary satisfaction. क्या क्या reasonably available evidence हो सकता है? अगर देखें तो सेल्स के लिए क्या हो सकता है, सेल्स इनवॉइस हो सकता है, चलान हो सकता है, ई इनवॉइस, ई वे बिल हो सकता है, राइट। तो वो जनरली अवेलेबल, रीजनेबली अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसमें से जो बेस्ट एविडेंस है वो चेक किया जाएगा फॉर दैट सेटिस्फेक्शन। जो भी एसएसएन चेक करना है उस हिसाब से जो बेस्ट एविडेंस है उसको ही चेक किया जाएगा। जैसे कि अगर बैंक है तो बैंक के केस में बैंक कंफर्मेशन बेस्ट एविडेंस है, बट बैंक स्टेटमेंट, अगर बैंक कंफर्मेशन पॉसिबल नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट चेक करना चाहिए, उसमें से हमें क्लोजिंग बैलेंस है वो मिल सकती है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। Apply only those steps and procedure which are useful in accomplishing the verification purpose in the specific situation. वही steps और procedure चेक करने चाहिए जो यूजफुल है, जो हमारे पर्पस के लिए नेसेसरी है, वही steps और procedures उसमें इंक्लूड होने चाहिए। Include the audit objectives for each area and sufficient details which serve as a set of instruction for the assistants involved in an audit and help in controlling the proper execution of the work. Objective क्या है, वो जो भी audit का एरिया जो है जो हम चेक कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों प्रोसीजर्स की जा रही है,
वो हमें कंसिडर करना होगा, ऑब्जेक्टिव भी मेंशन करना होगा, ताकि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बने कि क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें करनी है, क्यों करना है, वो समझ में आएगा। कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, जो जहां पर भी एरर हो सकती है उसको हमें कंसिडर करना होगा, उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर्स होनी चाहिए। एंड कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम, और कोऑर्डिनेट करना है जो भी प्रोसीजर करना है जो भी रिलेटेड आइटम के लिए उनको, राइट। तो ये 7 पॉइंट्स है वो कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम के लिए नेसेसरी है। सबसे पहले स्कोप और लिमिटेशन ऑफ द एंगेजमेंट क्या है वो कंसिडर किया जाएगा। जो भी ऑडिट प्रोग्राम है वो रिटर्न फॉर्मेट में होगा, और जो नेसेसरी नीड टू इम्प्लीमेंट प्रोसीजर्स है वो उसमें ऐड किया जाएगा। रीजनेबली अवेलेबल एविडेंसेस क्या होगा और बेस्ट एविडेंस क्या होगा फॉर अवर सेटिस्फेक्शन, वो कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ, ऑडिट प्रोसीजर जो नेसेसरी है, यूजफुल है, उसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा टू वेरीफाई, राइट। स्टेप्स और प्रोसीजर्स यूजफुल ही होने चाहिए। फिफ्थ, ईच एरिया ऑफ द ऑडिट है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जा रहा है, ताकि इंस्ट्रक्शन है वो उस हिसाब से सेट किए जा सके। पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स है उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड सेवन, कोऑर्डिनेट बिटवीन द रिलेटेड आइटम्स, ताकि वो अच्छे से प्रोसीजर है वो परफॉर्म की जाए। ये भी एज ए क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ओल्ड कोर्स में ये शायद पूछा हुआ है एक बार। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम है वो दिए गए हैं, वो भी आपको एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। It provides the assistance carrying out audit with total and clear set of instruction of the work generally to be done. Total और clear set of instruction कि क्या उनको काम करना है वो ऑडिटर जो असिस्टेंट है उनको पता है, क्योंकि शायद जो एंगेजमेंट पार्टनर है या सीनियर है उनको सारी चीजें समझाना डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऑडिट प्रोग्राम बनाया है तो वो जो असिस्टेंट है, जो भी आर्टिकल या जो भी पर्सन वो ऑडिट कर रहा है, उनको पता होगा कि क्या चीजें करनी है। It is essential, particularly for major audits, to provide a total perspective of the work to be performed. Major audit में बहुत ज्यादा काम हो सकता है, तो क्या क्या चीजें करनी है वो पहले से पता होगा, तो अच्छे से प्लान किया जाएगा, अच्छे से वो परफॉर्म किया जाएगा, कुछ भी चीज ओमिट नहीं होगी, राइट। मेजर ऑडिट्स में ओमिशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। Selection of assistants for jobs on the basis of capability becomes easier when the work is rationally planned, defined and segregated. Capability किसको कहाँ पर हमें रखना है, राइट, अपॉइंट करना होगा, वो पहले से पता होगा, क्योंकि प्रोसीजर्स क्या क्या करनी है वो पता है, तो उसका एक्सपीरियंस किसको है, उस हिसाब से जो भी टीम एलोकेशन है वो प्रॉपरली हो पाएगा। Without a written and predetermined program, work is necessarily to be carried out on the basis of some mental plan. In such a situation, there is always danger of ignoring or overlooking certain books and records. Under a properly framed audit program, such danger is significantly less and the audit can be प्रोसीड सिस्टमेटिकली। ऑडिट प्रोग्राम है वो रिटर्न फॉर्मेट में होता है, तो वो सिस्टमेटिकली होगा, कोई भी चीज ओवरलुक होने के, कोई भी चीज ओमिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, वो जो रिस्क था वो कम हो जाएगा ऑडिट प्रोग्राम की वजह से। The assistants, by putting their signature on program, accept the responsibility for the work carried out by them individually, and if necessary, the work done may be traced back to the assistant. वो जो ऑडिट प्रोग्राम है उसमें किसने वो काम किया है वो भी पता चलेगा, क्योंकि हमने वो जो देखा था एग्जांपल, उसमें भी डन बाय वूम वो मेंशन करना जरूरी है, तो उनके साइन आएगी या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नाम लिखा जाएगा, तो पता चलेगा कि ये काम किसने किया है, और अगर उसमें कुछ भी गलती है तो उनको हम पकड़ सकते हैं। The principal can control the progress of the various audits in and by examination of audit programs initiated by the assistants deputed to the jobs for completed work. जो भी एंगेजमेंट पार्टनर है वो चेक कर सकते हैं कि क्या ऑडिट का कहाँ पर प्रोग्रेस क्या है, कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, राइट, ताकि पता चले कि कौन सा स्टेज पर है, राइट, वो रिव्यू करने के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर ऑडिट टू बी कैरिड आउट इन द सक्सीडिंग ईयर। ये गाइड बन सकता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में है, तो फ्यूचर में भी एज अ गाइड बन सकता है कि क्या क्या चीजें करनी है, प्रीवियसली क्या एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से इस साल के, नेक्स्ट ईयर के, फ्यूचर के ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान बनाए जा सकते हैं। A properly drawn up audit program serves as evidence in the event of any charge of negligence being brought against the auditor. It may be considerable value in establishing that the exercised reasonable skill and care that was expected of professional auditor.
ये जो ऑडिट प्रोग्राम है वो बनाया होगा रिटर्न फॉर्मेट में होगा, तो एज एविडेंस भी यूज किया जा सकता है अगर कोई भी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस अगेंस्ट ऑडिटर है। तो अगर ऑडिटर के सामने कोई भी केस वगैरह चल रहा है तो उसमें एज अ प्रूफ वो दिखाया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमें 8 एडवांटेजेस दिए हैं ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। सबसे पहले तो यहाँ पर असिस्टेंट को टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो पता चल जाएगी। सेकंड, ये मेजर ऑडिट्स है उसमें तो नेसेसरी हो, क्योंकि उसमें कुछ भी छूटने के चांसेस हो सकते हैं, राइट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन क्वांटम हो सकता है। थर्ड, कैपेबिलिटी के हिसाब से काम है वो अलोकेट किया जा सकता है, क्योंकि पहले से पता है कि क्या क्या चीजें हैं वो हमें करनी है। फोर्थ, यहाँ पर अगर राइटिंग में ऑडिट प्रोग्राम है तो अच्छे से हो पाएगा, अगर वो राइटिंग में नहीं है तो क्या होगा कि वो मेंटल प्लान की हमें ये इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, पर उसमें कुछ ओवरलुक हो सकता है, कुछ चीज छूट सकती है, तो ऑडिट प्रोग्राम में वो नहीं होगा, तो ये एडवांटेज बन सकता है। फिफ्थ, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी कि इसमें साइन होती है, किसने क्या काम किया है वो पता चलेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी पता चलेगी। फिर ये हमारे लिए फ्यूचर में भी एज अ गाइड बन सकता है, सक्सीडिंग ईयर्स में भी ये गाइड बन सकता है। फिर सेवंथ, ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है उनको ये पता चलेगा कि ये जो ऑडिट है वो कहाँ पर किस तरह से कौन सा स्टेज में है, उसका प्रोग्रेस किस तरह से हो रहा है वो पता चलेगा। एंड लास्ट, ये जो भी ऑडिट प्रोग्राम है वो रिटर्न फॉर्मेट में है, तो क्या क्या चीज हो चुकी है वो एज एविडेंस हम दे सकते हैं। अगर कोई भी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस है कि ये ऑडिट बराबर नहीं हुआ है, तो उसमें ऑडिट प्रोग्राम एज अ प्रूफ बन सकता है कि ये चीजें हमने की थी और इसका ये कंक्लूजन मिला है, राइट। तो ये सारे एडवांटेजेस है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद करके जाना चाहिए। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। 4 डिसएडवांटेजेस हैं। द वर्क may become mechanical and particular part of program may be carried out without any understanding of the object such as of object of such parts in the whole audit scheme। मैकेनिकल हो सकता है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है, ये काम हो सकता है ऑडिट प्रोग्राम में, क्योंकि इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और वो असिस्टेंट को फॉलो करना है, तो वो बिना सोचे समझे वो काम कर लेगा। तो उसका पर्पस क्या है वो अगर उनको नहीं पता होगा तो वो अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे वो इंस्ट्रक्शन को, और उसका जो रिजल्ट है सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिलेगा। The program often tends to become rigid and inflexible following set grooves. The business may change in its operations of conduct, but the old program may still be carried on. Changes in staff of internal control may render precaution necessary at points different from those originally decided upon। ये कई बार रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है क्योंकि पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाया गया, राइट, और वो सालों तक चलता रहता है, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पॉलिसीज इंटरनल कंट्रोल्स चेंज हो गए, बट उस हिसाब से प्रोग्राम में चेंज नहीं किया गया, तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। Inefficient assistant may take shelter behind the program, that is, defend the deficiencies in their work on the ground that no instruction in the matter is contained therein, right। जो इनएफिशिएंट असिस्टेंट है, जो अच्छे से काम नहीं करना चाहते, वो इसे शेल्टर ले लेंगे, वो बचने के लिए उनका फायदा लेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम में ये तो बताया नहीं था तो हम क्यों करें, हमें तो पता ही नहीं था कि ये करना चाहिए, राइट। तो ये डिसएडवांटेज बन सकता है। एंड लास्ट, अ हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट। जो मेहनती है, जो खुद से कुछ काम करना चाहते हैं, उन असिस्टेंट्स के लिए उनका जो इनिशिएटिव है उनको मार सकता है, क्योंकि क्या होगा कि ऑडिट प्रोग्राम खुद काफी हार्ड और फास्ट है, मतलब वो फॉलो करने में ही टाइम चला जाता है, तो कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया देखने समझने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। तो जो एंटरप्राइजिंग है या फिर एफिशिएंट असिस्टेंट है उनको वो नुकसान कर सकता है, उनके जो इनिशिएटिव्स है उनको मार सकता है, राइट। तो ये 4 डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले तो ये मैकेनिकल वर्क हो सकता है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट असिस्टेंट है वो काम कर सकता है। सेकंड, इसमें रिजिडिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ओल्ड ऑडिट प्रोग्राम है वो अभी भी चल रहा है, तो उसमें शायद अपडेट नहीं हुआ है, इंटरनल कंट्रोल या पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई है, उस हिसाब से प्रोग्राम चेंज नहीं हुआ है। थर्ड, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स है वो ऐसे शेल्टर यूज कर सकते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम में ये मेंशन ही नहीं किया था इसलिए हमने ऑडिट नहीं किया। फोर्थ, हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम है वो किल कर सकता है किसको, इनिशिएटिव्स ऑफ द एंटरप्राइजिंग और एफिशिएंट असिस्टेंट के इनिशिएटिव्स को, राइट। तो ये भी एज आपको डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं, बट ये डिसएडवांटेज है वो किस तरह से हम कम कर सकते हैं। All these disadvantages may be eliminated by imaginative supervision of the work carried on by the assistants. The auditor must have a receptive attitude as regards the assistants. The assistants should be encouraged to observe matters objectively and bring significant matters to the notice of supervisor or principal। जो हमने आगे देखा था कि असिस्टेंट को बोलना है कि आपको ओपन माइंड रखना है, अगर कुछ भी इररिलेवेंट अननेसेसरी चीजें हैं तो आप बताइए अपने मैनेजर वगैरह को, पार्टनर को, ताकि अगर वो अननेसेसरी है तो उसके ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर कोई भी एडिशन करना जरूरी है ऑडिट प्रोग्राम में वो भी किया जा सकता है। और तो पीरियडिकल रिव्यू अगर ऑडिट प्रोग्राम का किया जाएगा, राइट,
तो भी ये जो डिसएडवांटेजेस है वो कम हो सकते हैं। और तो और अगर उसमें सुपरविजन भी किया जाएगा कि असिस्टेंट वो बराबर से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तब भी ये जो डिसएडवांटेजेस है वो कम हो सकते हैं, राइट। तो ये भी आपको ऐसे पूछ सकता है कि डिसएडवांटेजेस को कम कैसे किया जा सकता है। Auditor verifies reasonably available evidence. By the word available, we do not mean that the evidence available with the client is the only available evidence. The auditor should know what normally should be available in the context of the transaction having regard to the circumstances and usage. Available मतलब कि client के पास जो available है वो नहीं, generally क्या available होता है, right? अगर sales है तो उसमें sales invoice, चालान, e-way bill वो सब कुछ होगा। अगर क्लाइंट के पास चलान्स नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द इश्यू, दैट कैन बी अ मिसस्टेटमेंट, राइट। तो वो अलग चीज है, क्लाइंट के पास अवेलेबल नहीं है, जनरली क्या अवेलेबल होगा वो हमें देखना होगा, राइट। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है रिगार्डिंग ऑडिट प्रोग्राम, जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। रोहित undergoing practical training is a part of engagement team conducting audit of a company engaged in manufacturing of paints. He has been provided with audit program pertaining to sales. If it lists out various items to be checked and verified by him, including invoices, rate list, posting in debtors accounts, correlation of invoices with e-way bills on sample basis, etc. रोहित है, वो आर्टिकल है और वो एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है, तो उसको सेल्स के बारे में चेक कर रहा है, तो सेल्स में क्या क्या चेक करना है वो उनको बताया, रेट्स, इनवॉइसेस, ई-वे बिल के साथ कोरिलेट करना है, etc. During verification, he notices that many e-way bills have been cancelled by the company within 24 hours of their generation in month of March. There is no specific instruction in audit program in this regard. He keeps mum. वो जब वेरिफिकेशन कर रहा था तो उनको पता चला कि कुछ ई-वे बिल्स है वो ड्यूरिंग द मतलब कि मार्च महीने में बनाए गए थे और वो 24 आवर्स में ही कैंसिल कर दिए गए हैं, बट उसके लिए ऑडिट प्रोग्राम में कोई भी चीज़ ऑडिट प्रोसीजर नहीं बताई थी, तो उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया और वो साइलेंट रहा, किसी को बताया भी नहीं इसके बारे में। Here, attitude of Rohit is not proper. The assistant should observe matters objectively and bring significant matters to the notice of supervisor or principal. Reasons for cancellation of many e-way bills in month of March need to be looked into. Matters should be informed to the engagement partner. मार्च महीने में ये जो सारे e-way bills कैंसिल किए उसका पर्पस ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेल्स वगैरह है वो ओवरस्टेटेड हो, राइट, कुछ गलत सेल्स हो सकता है, तो इसीलिए ये जो चीज़ है, ये मैटर है, वो प्रिंसिपल को, सुपरवाइजर, सीनियर को बताना ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसमें रिस्क है वो बढ़ सकता है। ऑडिट प्रोग्राम में नहीं था, फिर भी असिस्टेंट को ये बताना है कि आपको ओपन माइंड रखना है, अगर कोई भी नेसेसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल प्रोसीजर करनी जरूरी है तो वो भी करना होगा, राइट, तभी डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम है वो कम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर 2, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, अराउंड 1 आवर में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, राइट, और इसमें से 8 to 12 मार्क्स आने के चांसेस है, तो ये काफ़ी इजी और अच्छा चैप्टर बन सकता है, राइट। होपफुली आपको ये पूरा ही समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट अब हम चैप्टर 3 का रिविजन करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।